हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजनीति को समझेंगे और ये हमारे जीवन में बहुत ही गहराई के साथ जुड़ चुका है। इसलिए ये हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता है। और जहाँ चार लोग इकट्ठे हों, वहाँ अगर राजनीति की बात ना हो, ये तो मानव स्वभाव के विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से एक राजनैतिक प्राणी है, ये सामाजिक प्राणी है। ये राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु ने बहुत पहले कह दिया है। तो आज हम राजनीति को समझेंगे और इसकी उत्पत्ति पर बातचीत करेंगे। इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के पोलिस से हुई है, यानी कि पॉलिटिक्स से शब्द ग्रीक लैंग्वेज के पोलिस से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि राजनीति शब्द जो है ये भारत में कभी नहीं प्रयोग किया गया, ये तो आधुनिक एज में इसका प्रयोग हो रहा है। एंशियंट या मिडवल एज में जहाँ तक इसका प्रयोग नहीं था, क्योंकि यहाँ जो आप राजनीति संबंधित ग्रंथ पढ़िए, मनुस्मृति पढ़िए, आप जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़िए, ये फिर रामायण है, महाभारत और कई सारी नीतियाँ हैं, जैसे विदुर नीति है, शुक्राचार्य की शुक्र नीति है। ये सब पढ़ेंगे तो इसमें आपको कहीं भी राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए दंडनीति, राजधर्म, कूटनीति, इस तरह शब्द के मतलब इस तरह के शब्द जो है आपको मिलेंगे, राजनीति नहीं मिलेगा। राजनीति शब्द यूनान से आया है, यूरोप से आया है। इसलिए इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है। ठीक है। अब राजनीति क्या है, इसकी एक बहुत सटीक परिभाषा समझें तो यह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने का सिद्धांत व व्यवहार है। राजनीति में एक समुदाय के भीतर सत्ता व संसाधनों का वितरण एवं वे निर्णय जो समूह को प्रभावित करें का समावेश होता है। याद रखिए, ये वाली राजनीति की परिभाषा हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में आपको फिट बैठेगी। चाहे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वो तानाशाही व्यवस्था हो, चाहे राजतंत्रीय व्यवस्था हो, सब में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि यह दूसरों को प्रभावित करने का सिद्धांत व व्यवहार है। राजा भी प्रभावित करते थे और आज के नेता भी प्रभावित करते हैं। भाई एक तानाशाह भी प्रभावित करता है। राजनीति में एक समुदाय के भीतर सत्ता व संसाधनों का वितरण ये तो होता ही है। भाई एक कम्युनिटी है, उसके अंतर्गत अथॉरिटी है, उसका व संसाधनों का वितरण एवं वे निर्णय जो समूह को प्रभावित करें का समावेश होता है। तो कोई भी डिसीजन जब गवर्नमेंट लेती है तो वो हमें प्रभावित करती है, इसलिए दैट इज़ पॉलिटिक्स। कोई संसाधन हुआ उसका वितरण होता है सोसाइटी में, आप देखते हैं दैनिक जीवन में। तो ये बहुत ही फिट परिभाषा है जो राजतंत्रीय व्यवस्था यानी कि मोनार्कियल सिस्टम, डिक्टेटरशिप, तानाशाही व्यवस्था और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत अच्छा जो है देखने को मिल सकता है आपको। तो अगर इसको और आसान भाषा में समझें तो कह सकते हैं कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में समाज के दुर्लभ संसाधनों पर अपना प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास को ही राजनीति की संज्ञा दी जाती है। दूसरों के साथ अर्थात हम हैं, कोई दूसरा भी है, वो हमसे प्रतिस्पर्धा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे भी जो है जो दुर्लभ संसाधन उस पर अपने प्रभुत्व स्थापित करनी है और उस पर नियंत्रण करना है। जिससे क्यों करना है? क्योंकि हमारा जीवन अच्छा हो। भाई सब चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से रहें, हमारा जीवन बहुत ही एक लग्जरी लाइफ हमारी व्यतीत हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए कंपटीशन होता है और जो है कोई भी दुर्लभ संसाधन हुआ, चाहे वो कोई चुनावी पद हुआ, समाज की कोई संपत्ति हुई, भाई ज़मीन हुई, कोई भी संसाधन हुआ, उस पर व्यक्ति कहीं न कहीं ये चाहता है कि हमारी प्रभुत्व या हमें वो मिल जाए, हमारा नियंत्रण उस पर हो जाए। दैट इज़ पॉलिटिक्स, ये राजनीति है। तो अब इसके लिए हम क्या करें? मतलब कि जैसे हमें कोई चुनाव जीतना है, कोई पद प्राप्त करना है, तो हमें किन-किन जो है क्या-क्या करना चाहिए? इसी के लिए कई सारी नीतियाँ विकसित हुई हैं कि हम भाई प्राचीन काल में जो राजा थे वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते थे, मतलब कि नियंत्रण स्थापित करते थे। और आज के जो नेता है वो चुनावी पद पर, चाहे वो ग्राम प्रधान का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, उस पर प्राप्त करने का जो है मतलब कि सांसद, विधायक, कोई भी पद हुआ, उस पर वो चाहते हैं कि यार हमें वो मिल जाए। इसलिए तो सारी नीतियाँ वो लगाते हैं। इसके लिए कई सारी नीतियाँ विकसित जो है पॉलिटिकल फिलॉसफर ने या राजनैतिक वैज्ञानिकों ने किया है। इसी को हम देखेंगे आगे और आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये जो संसाधनों के लिए जो झगड़ा है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो आज से नहीं है, प्राचीन काल से है। जब से मनुष्य ने एक व्यवस्थित जीना प्रारंभ मतलब कि एक व्यवस्थित जीवन जीना प्रारंभ किया। भाई आप एंशिएंट टाइम में देखते हैं तो भाई आदिम समाज था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समाज प्रगति कर गया, भाई एक व्यक्ति से एक परिवार, परिवार से समाज और राज्य बना, वैसे वैसे क्या हुआ
कि संसाधन को लेकर एक व्यक्ति दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगा और हर एक व्यक्ति चाहता है यार कि हमारा जीवन अच्छा हो। भाई सारा चीज़ जो डेवलप हुआ है, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, कोई भी विषय आप पढ़िए, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का कोई विषय हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ डेवलप हुई है तो वो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, भाई हमारा जीवन अच्छा हो इसलिए तो फैन का आविष्कार हुआ, लाइट बनी और भी जितनी भी आविष्कार आप देखते हैं तो ये किस लिए हुआ है? जीवन को सरल बनाने के लिए, कठिनाई से जीवन व्यतीत ना हो, सुंदर जीवन व्यतीत हो, इसीलिए तो इसीलिए सारा झगड़ा लड़ाई प्राचीन काल से अब तक चला आ रहा है। और क्योंकि लोकतंत्र तो भाई समूहों में क्या करता है कि भाई सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संसाधनों का वितरण करता है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि हमें जो दुर्लभ संसाधन है इस पर कैसे हम अपना प्रभुत्व कैसे स्थापित करें। जैसे कोई चुनाव जीतना है तो कैसे जीतें, इसके लिए कई सारे विद्वानों ने कई सारी नीतियाँ बनाई हैं। उन्हीं नीतियों को हमें अब देखेंगे हम। कौटिल्य ने, है खैर हमने कुछ लिखा है, बहुत ज़्यादा डीपली हमने नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली लिखेंगे मतलब बहुत ज़्यादा बताना हो जाएगा और उतना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, आप जानते हैं बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और हमें भी कहीं ना कहीं। वैसे भी गर्मी के मौसम में आप जानते हैं। चलिए हम देखते हैं। कौटिल्य ने साम दाम भेद दंड ये 4 नीतियाँ बताई है और भी नीतियाँ बताई है। इन्होंने गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छा बताई है। इनका अर्थशास्त्र पढ़ने पर लगता है कि अब आप राजनीति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको पढ़ना हो तो इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसको आप पढ़िए, नेट पर अवेलेबल होगा उस पर आप देखिए, गूगल पर जाकर आपको अर्थशास्त्र मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साम का मतलब होता है दूसरों के साथ जो है मित्र बनाना, दूसरों को या दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। अगर हम दूसरों के साथ मित्र बना लें, कई सारे मित्र हो जाएं, वो हमें वोट दे दें, हम जीत जाए चुनाव, या फिर मित्र बनाने से हम कोई भी संसाधन, भाई कोई ज़मीन कहीं ऐसे ही पड़ी है, कोई नहीं उस पर देख रहा है, तो हम उस ज़मीन को कैसे हथिया लें, इसलिए साम का प्रयोग कर लेते हैं। और ये लड़ाई खाली ज़मीन और इतना ही नहीं, व्यवसाय हर एक क्षेत्र में ये देखने को मिलती है, इसलिए वहाँ साम का प्रयोग कर सकते हैं आप। दाम का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति साम से ना माने, वो अगर आपसे मित्र ना बने आपका, या फिर आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करने में उसे प्रॉब्लम हो, तो आप उसके साथ जो है उसको उपहार देकर आप उसको मित्र बना सकते हैं। उसको कोई वस्तु दे कर सकते हैं, उसे पैसा आप दे सकते हैं। जैसे चुनाव में बहुत ज़्यादा जो है पैसा भी वितरित होता है, आप जानते हैं। इसके लिए कई सारे कानून भी बना है कि भाई चुनाव के लिए पैसा वितरित करना, शराब वितरित करना ये गैर कानूनी है, लेकिन लोग करते ही हैं, क्या करोगे। तो लोग करते ही हैं, अब दाम का प्रयोग वो करते हैं तो क्या करेंगे इसके लिए। भाई अब खुले में नहीं करते, लेकिन शांति में करते होंगे, गुप्त में करते होंगे, ये तो करते ही हैं वो। तो दाम का प्रयोग आप कर सकते हैं। तीसरा है भेद। भेद का मतलब ये है कि कोई समुदाय है, कोई व्यक्ति है, अगर वो आपसे वो मित्रता नहीं कर रहा है, आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, तो आप उसके वोट को बांट सकते हैं, उसमें फूट डाल सकते हैं, उसको कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे आप अपना काम बना लें। भाई प्राचीन काल में क्या होता था कि एक राजा अगर दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता था आक्रमण करने के लिए, तो वो उस राज्य में पहले साम का प्रयोग, दाम का प्रयोग नहीं, साम दाम दोनों फेल हो गए, तो वो भेद का प्रयोग करता था और षड्यंत्र करके उन राज्य में ही फूट डाल देता था, उस राज्यों में ही मंत्रिपरिषद उसकी बिगाड़ देता था राजा की, या उसके गुप्तचर एजेंसी को बिगाड़ देता था, उसके पुरोहित को इसी तरह षड्यंत्र में फंसा लेता था। इस तरह के प्रयोग होते थे और आज भी होता है भेद का प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और ये प्रयोग तो थमेगा ही नहीं, जब तक दुनिया चलेगी तब तक होगा। चौथा है हमारा दंड। दंड का मतलब है कि अगर साम दाम भेद फेल हो जाए तो इसका प्रयोग करना चाहिए। अब दंड के भी कौटिल्य ने कई रूप बताए हैं, उसका बहुत ज़्यादा हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। दंड की भी कई प्रकार बताए हैं, क्योंकि इन्होंने दंड नीति पर भी बहुत सारी बात की है कि युद्ध कैसे जीतें, और युद्ध के लिए भी कई सारे जो है नीति इन्होंने बताई है। तो युद्ध नीति पढ़ेंगे नहीं, वो तो डिफेंस का मैटर है, डिफेंस में जो रक्षा शास्त्र पढ़ता है उसे पढ़ाया जाता है। मनु ने 60 गुण नीति बताई है, तो इसको देखते हैं थोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर मतलब कि साम दाम दंड भेद तो है ही, हमें इस तरह की नीतियाँ भी प्रयोग कर लेनी चाहिए, जैसे संधि।
संधि का मतलब समझौता कर लेना। भाई वो किसी से नहीं मान रहा, तो अब उससे कोई समझौता कर लीजिए। अब समझौता के भी कई प्रकार हैं, ठीक है, समझौते के भी कई प्रकार है भाई। भूमि संधि होती है, पैसे की संधि, किसी स्थान की संधि, किसी की भी संधि हो सकती है। तो संधि के भी कई प्रकार हैं। तो इसका प्रयोग कब कर सकते हैं हम? जब भविष्य में आपका आधिपत्य हो जाने की संभावना हो, तब आप समझौता कर सकते हैं। वर्तमान समय में आपकी पीड़ा या दुर्बलता का आभास हो जाए, भाई आप ये समझें कि यार इस समय तो हम बहुत दुर्बल हैं या कमज़ोर फील कर रहे हैं, इसलिए आप किसी शक्तिशाली के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट के बेस पर। राजनीति में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही की पॉइंट है, इंटरेस्ट या हित। हित के लिए ही कोई राजनीतिज्ञ आपसे मिलता है। अगर हित पूरा हुआ तो वो आपसे पीछे हट जाएगी, फिर वो आप उसके पीछे घूमते रहिएगा, कौन सुनने वाला है, ऐसा होता है। दूसरी नीति है विग्रह की। विग्रह मतलब अपकार करना, समय या असमय किसी भी समय शत्रु पर हमला कर देना। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब आपको लगे कि आपका पक्ष हष्ट-पुष्ट एवं स्वयं उत्साहित है, तब। भाई आपको लगे कि हमारे पास सेना भी है अच्छी, मतलब सारे लोग भी हैं और हमारे पास पैसे भी हैं, संसाधन भी हैं और हम स्वयं भी हष्ट-पुष्ट या उत्साहित हैं, तो हम कर सकते हैं। अगला है यान। यान पर मतलब यान का मतलब होता है कि शत्रु पर हमला करना। इसका प्रयोग तब करें जब आपका विदेश मतलब कि विरोधी कमज़ोर हो, मतलब कि आपको ये पता चल जाए कि यार आपको जो विरोधी है, यानी कि जो आपका शत्रु है, वो कमज़ोर हो गया है और आप उसकी तुलना में शक्तिशाली हो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो कमज़ोर है? इसके लिए कौटिल्य ने बहुत सारे गुप्तचरों की बात की थी। गुप्तचर के भी कई प्रकार बताए थे, तो किसी दिन हम गुप्तचर पर बात कर लेंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं देखते हैं आसन। आसन का मतलब होता है चुपचाप बैठे रहना, एकदम शांत होकर, मतलब कुछ समय के लिए बैठे रहना। इसका प्रयोग तब करें जब पूर्व कर्म के द्वारा आप क्षीण हो जाएं और आपका मित्र कहा हो, भाई आपको कोई फ्रेंड हो, वो कहा हो कि यार इस समय कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं, प्रोटेस्ट वगैरह इसमें, तो आप शांत हो जाएं। या फिर आप पीछे के कर्म से कुछ आपको प्रॉब्लम हो गई हो, आप बहुत ही कमज़ोर फील कर रहे हो, तो आप कुछ समय के लिए, या आपको ऐसा लगे कि यार हम ऐसा कर देंगे तो विरोध हो सकता है या फिर जनता विद्रोह कर सकती है, तो कुछ समय के लिए आप शांति से बैठ सकते हैं आसन पर, ठीक है। अगला है द्वैधी भाव। ये द्वैधी भाव लिख गया है, थोड़ा टाइप मिस्टेक है। इसका मतलब है द्वैधी भाव। इसका मतलब है दो तरफा नीति लगाना। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आपका शत्रु आपसे अधिक बलवान हो, मतलब दो तरफा मतलब दो नीतियाँ लगाना। एक तरफ से उसके उलझा कर दूसरी तरफ से अपना काम सिद्ध कर लेना। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि एक राजा होता था, तो वो कुछ सेना पीछे से भेज देता था विरोधी शत्रु सेना के पास, और कुछ सेना स्वयं रखता था किला की रक्षा के लिए। इस तरह दो नीतियाँ का प्रयोग कर कर आप जो है अपने संसाधन व दुर्लभ संसाधन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अगला है संश्रय। संश्रय का मतलब है कि आप अपने को दूसरों के आश्रय में समर्पित कर देना। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब स्वयं सुरक्षित ना हो और शत्रु के आक्रमण की संभावना हो। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम बहुत अपने को कमज़ोर फील करते हैं और ये लगता है कि यार हम किसी भी समय अगर कुछ भी किए तो हम जो है मारे जा सकते हैं, मतलब कि राजा मारे जा सकता है कोई, या फिर जो है शत्रु आक्रमण कर सकता है, या फिर हमारा अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो हमारा जो है हमारी पॉपुलैरिटी बिगड़ सकती है, या फिर हमारे विरुद्ध कुछ कार्य हो सकता है। हमें किसी भी अभियोग में लगाकर जेल में डाला जा सकता है। इसलिए क्या किया जाता है कि हम अपने को दूसरों को समर्पित कर देते हैं दूसरे के आश्रय में, और जिसके आश्रय में समर्पित करते हैं वो हमसे शक्तिशाली होता है तब, ठीक है। लेकिन समर्पित करने का मतलब ये नहीं कि उसकी बातों में आ जाना, उसके सामंत जैसा बन जाना, मतलब कि आप जब तक आपका काम हो। एक विचारक मैकियावेली हैं, वो इटली के फ्लोरेंस के थे। वो कहते हैं कि राजा को लोमड़ी की तरह चतुर और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। लोमड़ी की तरह चतुर इस अर्थ में कि कभी कभी शेर जो है पिंजड़े में फंस सकता है, इसलिए उसे लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए कि वो पिंजड़े या फिर जाल से निकल सके। और शेर इसलिए होना चाहिए उसे क्योंकि लोमड़ी बहुत ही डरपोक होती है। डरपोक को भगाने के लिए शेर बहादुर होता है, इसलिए शेर की तरह कभी कभी व्यवहार करना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि शासन प्रेम या भय के आधार पर ही संभव है, क्योंकि मैकियावेली कहता है कि भाई मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है, मनुष्य का स्वभाव बहुत ही स्वार्थी होता है।
वो आपसे तब तक जो है संबंध रखता है जब तक आप उसका हित सिद्धि होता है, और जैसे ही वो आप समझ गए कि आपसे कुछ होने वाला नहीं, आपके विरुद्ध हो जाता है। मैकियावेली ने कहा कि उसे आप फंसा के रखिए प्रेम में और भय का सहारा दिखाइए और नैतिकता का प्रयोग करिए। और नैतिकता वो वाली नहीं कि मतलब आप बहुत आचरणवान हो जाएं, बहुत ही शिष्टाचारी हो जाएं, उसको लगे कि आप बहुत शिष्टाचारी हैं, संस्कारवान हैं, लेकिन आप ऐसा कार्य करिए कि आपका हित खाली बने। नैतिकता को आपको ध्यान में नहीं रखना है कि आप मतलब कि हम बहुत ही शिष्टाचारी हैं, संस्कारवान हैं, इस तरह के। तो आई होप आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी। आगे हम और भी विचारक हैं, उनको देख लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको राजनीति पर ये जो हमारी पहल थी आपको अच्छी लगेगी होगी। दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू। आगे हम और भी इसी तरह के वीडियो लाएंगे। अभी हम आगे कौटिल्य के गुप्तचर व्यवस्था पर बात करेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू।